हेलो बच्चों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम चैप्टर फर्स्ट शुरू करेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो कि है क्लास सेवेंथ का। तो बच्चों, न्यूट्रिशन से क्या समझ में आता है? ये किस से रिलेटेड टर्म्स है? क्या ये खेलने कूदने से रिलेटेड टर्म्स लगता है आपको? क्या ये गाने बजाने से, नाचने कूदने से लगता है रिलेटेड? नहीं भाई, ये तो भाई फूड से रिलेटेड टर्म्स है, फूड इंटेक से रिलेटेड टर्म्स हैं बच्चों। अब एक चीज़ ये बताइए, फूड जो है वो किस किस के लिए ज़रूरी है? क्या ऐसा है कि सिर्फ हमारे लिए ज़रूरी है, जानवरों के लिए ज़रूरी नहीं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। क्या ऐसा है कि जानवरों के लिए भी ज़रूरी है, हमारे लिए भी ज़रूरी है, प्लांट्स के लिए नहीं है? नहीं, ऐसा भी नहीं है बच्चों। प्लांट्स भी फूड लेते हैं। आगे हम और डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। इसीलिए तो इसका नाम है ना, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब बच्चों, ऐसा है कि क्या जानवरों के लिए ज़रूरी है, प्लांट्स के लिए ज़रूरी है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, इन ऑल एनिमल्स, हम सबके लिए ज़रूरी है। लेकिन बाद बाकी जो अमीबा हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, इन सब के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, फंगस हो गए, इनके लिए ज़रूरी नहीं है। ऐसा है? नहीं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, माइक्रोब्स के लिए, फंगस के लिए, एल्गी के लिए, इन सब के लिए क्या है बच्चों? फूड जरूरी है। इन सबको फूड चाहिए ही चाहिए। ठीक है बच्चों। अब जैसे फूड, जियोग्राफिकल बेसिस पे अगर हम फूड के कंपोनेंट्स देखते हैं, तो बच्चों नॉर्थ इंडिया में क्या खा रहे हैं? पराठा खा रहे हैं, रोटी दाल सब्जी खा रहे हैं। ईस्ट इंडिया में क्या खा रहे हैं? मच्छी भात खा रहे हैं। वेस्ट में क्या खा रहे हैं? दाल बाटी खा रहे हैं, चूरमा खा रहे हैं, जलेबी फाफड़ा खा रहे हैं। साउथ में क्या खा रहे हैं बच्चों? इडली डोसा, मेंदू वड़ा, ये सब खा रहे हैं। लेकिन ये तो बच्चों ज्योग्राफिकल बेसिस पे फूड के कंपोनेंट्स हैं। लेकिन अगर हम बायोलॉजिकल बेसिस पे देखते हैं, तो क्या है जरूरी हमारे लिए जानना कि फूड के कंपोनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजी और साइंस बच्चों क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स शुगर्स एंड सिंपल शुगर्स, जिसे कि हम कार्ब्स कह सकते हैं, कार्ब्स हैं बच्चों। प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं। समझ गए? अब जो कंपोनेंट्स हैं, ये जो कंपोनेंट्स हैं फूड के, इन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों? कंपोनेंट ऑफ फूड्स आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। समझ गए? तो बच्चों, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड इंक्लूडिंग प्लांट्स विच कैन बी सिंथेसाइज बाई। प्लांट्स कैसे सिंथेसाइज करते हैं फूड को? हम गाय को रोटी डालते हैं, डॉग्स को रोटी डालते हैं, कैट्स को रोटी डालते हैं। तो बच्चों, इन सबको हम रोटी खिला रहे हैं, इन सबको हम खाना खिला रहे हैं। क्या आपने कभी देखा है कि प्लांट्स को हम रोटी दाल सब्जी खिलाएं, दूध पिलाएं? ऐसा नहीं होता है। प्लांट्स जो हैं बच्चों, प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं? दे सिंथेसाइज they synthesizes their food by themselves। समझ में आ रहा है बच्चों? अभी तक तो हम बेसिक बात कर रहे हैं, चैप्टर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कह रहा है चैप्टर। समझ में आ गया? अब जो प्लांट्स फूड बना रहे हैं, इसी फूड को बच्चों बाद बाकी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटेक कर रहे हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं प्लांट्स के अलावा, या जो खुद सिंथेसाइज कर पा रहे हैं उनके अलावा, क्या कर रहे हैं बच्चों? बाद बाकी सब डायरेक्टली
और इनडायरेक्टली फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं। समझ रहे हो? अब डायरेक्टली मतलब क्या कर रहे हैं? ईटिंग दी प्लांट और इट्स प्रोडक्ट्स प्लांट और इट्स प्रोडक्ट्स। समझ गए? और बच्चों इनडायरेक्टली क्या मतलब हो गया? इनडायरेक्टली कैसे कोई प्लांट पे फूड के लिए डिपेंडेंट हो सकता है? तो आपको पता है कार्निवोर्स होते हैं, जैसे कि लायन। क्या हो रहा है आज? जैसे कि बच्चों लायन। अब ये जो लायन है, ये क्या इसका मतलब हंट किसको करता है? डियर को। और बच्चों डियर क्या डायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट के ऊपर, घास खा रहा है ना? इस तरह से जो लायन है वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो गया, डायरेक्टली ना होकर के। समझ गए बच्चों? आगे बढ़े। तो बच्चों अब बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। उससे पहले हम न्यूट्रिशन को समझते हैं, न्यूट्रिशन क्या चीज़ है। तो बच्चों न्यूट्रिशन जो है वो भी एक मोड है, इट सेल्फ इज अ मोड ऑफ टेकिंग फूड। न्यूट्रिशन दैट इज मोड ऑफ टेकिंग फूड along with its utilization by body। समझ में आ गया? न्यूट्रिशन सिर्फ टेकिंग फूड तो ईटिंग हो जाएगा बच्चों, उसके साथ साथ यूटिलाइजेशन बाय बॉडी अगर आ जाता है, मोड ऑफ टेकिंग फूड अलोंग विद इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी, तो इस प्रोसेस को क्या कह देते हैं हम? न्यूट्रिशन। इस फिनोमिना को क्या कह देते हैं बच्चों? न्यूट्रिशन। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स टॉपिक पर हम कुछ बात करते हैं। तो बच्चों वो हम पहले बात ये कर चुके हैं कि प्लांट्स जो हैं दीज आर दी ओनली ऑर्गेनिज्म टू प्रिपेयर फूड। समझ रहे हो? दीज आर दी ओनली ऑर्गेनिज्म टू प्रिपेयर फूड। अब इनको फूड प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है? इनको चाहिए H2O, CO2 एंड सम मिनरल्स। तो बच्चों ये मिनरल्स H2O और CO2 इन्हें कहाँ से मिलते हैं? अपने सराउंडिंग से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? अपने सराउंडिंग से मिलते हैं। ठीक है बच्चों? और ये क्या कर रहे हैं? न्यूट्रिशन को यूज किस लिए कर रहे हैं? किस लिए कर पा रहे हैं? वाटर को, CO2 को, मिनरल्स को किस लिए यूज कर रहे हैं? टू बिल्ड देयर बॉडीज। जिम वालों की तरह बॉडी नहीं बना रहे हैं बच्चों। टू एक्सपेंड देयर बॉडीज, टू ग्रो, हाइट बढ़ा रहे हैं, गर्थ बढ़ा रहे हैं, है ना? ब्रांचेस फैला रहे हैं, रूट्स फैला रहे हैं। और बच्चों रिपेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिपेयर कर रहे हैं। कोई टहनी टूट जा रही तो वहां से क्या नई टहनी निकाल रहे हैं, नई ब्रांच निकाल रहे हैं, रूट्स नई नई निकाल रहे हैं। चोट जहाँ पे लग जा रही है उसको रिपेयर कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, है ना बच्चों? जैसे देखिए आप, कई बार क्या होता है कि आंधी बहुत तेज आती है और एक पेड़ से बच्चों क्या हो गई? ये टहनी टूट गई। अब यहाँ से क्या करेंगे? छोटे 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 और ब्रांचेस रिपेयर होकर के निकल आएंगे। समझ गए? तो बच्चों जो अब हम अगले फिनोमिना की बात करते हैं एक और। तो प्लांट्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ऑटो
ट्रॉफिक, ये एक ही शब्द है। ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मतलब बच्चों सेल्फ, सेल्फ, और ट्रॉफिक जो शब्द आया बच्चों वो आया है ट्रोफोस से, और ट्रोफोस का मतलब होता है नरिशमेंट। नरिशमेंट, सेल्फ नरिशमेंट जहां पे होता है, जो ऑर्गेनिज्म करते हैं उनको क्या कहते हैं बच्चों? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक। तो बच्चों अब अगली बात आती है कि जो खुद से न्यूट्रिशन नहीं बना पाते हैं, जो सेल्फ नरिश नहीं कर पाते हैं खुद को, उनको क्या कहते हैं बच्चों? उनको कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक। क्या हो रहा है आज? स्पेलिंग्स बहुत दिक्कत दे रहे हैं, कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है ब्रेन, है ना। उनको बच्चों कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक। अब बच्चों हेट्रोट्रॉफिक में देखते हैं हम, हेट्रोस का मतलब होता है, ये वर्ड हेट्रो आया हेट्रोस से, हेट्रोस, और हेट्रोस का मीनिंग है अदर्स। जो ट्रॉफिक तो हमें पता है ट्रोफोस से आता है, जिसका मतलब क्या होता है? नरिशमेंट। तो जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, अपने नरिशमेंट के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, उनको क्या कहते हैं बच्चों? हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। और उस मोड को क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। और उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स। समझ गए? समझ गए बच्चों? गुड। अब बच्चों बात करते हैं फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। मतलब इसे क्या समझ में आ रहा है? फूड जहाँ पर बन रहा है, फूड जहाँ पर सिंथेसाइज हो रहा है। तो क्या ऐसा है कि होल बॉडी इज एबल टू सिंथेसाइज द फूड? तो बच्चों ऐसा नहीं है, स्पेसिफिक पोर्शन होता है। लगता है स्पेलिंग्स ने आज मेरे से दुश्मनी कर ली है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। क्या है बच्चों? स्पेसिफिक जगह होती है जहां पर फूड सिंथेसाइज होता है। तो अगर स्पेसिफिक जगह है तो वहां तक रॉ मटेरियल कैसे पहुंचेगा? रॉ मटेरियल किसके लिए? घर बनाने के लिए? हाँ, नहीं जी। किसके लिए? खाना बनाने के लिए। रॉ मटेरियल क्या है? हम बात कर चुके हैं। H2O यानी वाटर, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, एंड मिनरल्स। समझ गए? ये वहां तक कैसे पहुंचेगा, तो इस बारे में हम बात करते हैं। और ये भी बात करते हैं कि स्पेसिफिक जहां पर फूड प्रोड्यूस हो रहा है, जो फूड फैक्ट्रीज हैं, वो कौन सी जगह है। तो बच्चों फूड फैक्ट्रीज क्या हैं? बताइए, गेस करिए। एल फॉर लीव्स। कितने बच्चों को पता था? जिन बच्चों को पता था कमेंट सेक्शन में लिखिए कि उनको पता था। ठीक है, तो फूड फैक्ट्रीज बच्चों क्या हैं? लीव्स। लीव्स आर दी फूड फैक्ट्रीज और व्हाट? प्लांट्स, है ना। अब बच्चों यहां तक तो रॉ मटेरियल पहुंचना चाहिए। ऑल रॉ मटेरियल मस्ट रीच हेयर, तभी ना खाना बनेगा जी। ऑल रॉ मटेरियल मस्ट रीच हेयर। क्या क्या है रॉ मटेरियल? फिर से एक बार बोलिए।
सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए प्लांट्स को खाना बनाने के लिए, जितना अभी तक पता है, और भी चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो बच्चों H2O की बात करते हैं पहले। कौन सा चाहिए? H2O एंड मिनरल्स की बात करते हैं। तो बच्चों ये तो एब्जॉर्ब होता है सॉइल से भाई। सॉइल कौन एब्जॉर्ब करता है? रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं। कौन एब्जॉर्ब करता है? रूट्स, है ना। और ट्रांसपोर्ट कहाँ तक होता है? लीव्स तक। क्यों लीव्स तक होता है? अरे भाई लीव्स ही तो फूड फैक्ट्रीज हैं प्लांट्स की, लीव्स में ही तो खाना बनेगा। तो जब लीव में खाना बनेगा, अब एक चीज़ बताइए, किचन में खाना बन रहा है, ठीक है, और आप दाल सब्जी कच्चा कहाँ पे ला के रख दीजिए, अपने बेडरूम में रख दीजिए या वॉशरूम में रख दीजिए, तो वॉशरूम में तो नहीं ना खाना बन जाएगा, किचन में ही बनेगा। तो हमको कहाँ पे रखना पड़ेगा? अगर हमको खाना खाना है, हमको उसको किचन में ही पहुंचाना पड़ेगा, तभी खाना बनेगा। समझ गए? अब कुछ लोग कहेंगे नहीं सर, हम तो अपना गैस स्टोव उठा करके रख लेंगे वॉशरूम। अरे दुर्बुद्धि, किचन मतलब सोर्स, मतलब गैस स्टोव चाहिए ही चाहिए। अगला देखिए जी, CO2। CO2 कहाँ से मिलता है? पानी से तो क्या मिलेगा भाई, एयर से ही ना मिलेगा। एयर से, और एयर से कौन डायरेक्ट कांटेक्ट में है? लीव्स। ये तो डायरेक्ट ले लेती हैं लीव्स, लीव्स डायरेक्ट ले लेती हैं। किसके थ्रू? एक स्ट्रक्चर है बच्चों, स्टोमेटा। क्या है? स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू डायरेक्ट ले लेती हैं। अब आपकी बुक में तो ऐसा स्ट्रक्चर बना के नहीं दिखाया, लेकिन मैं आपको तब भी थोड़ा आइडिया के लिए बता देता हूँ कि स्टोमेटा कैसा दिखता है। तो बच्चों स्टोमेटा कुछ इस तरह से दिखता है। ये रहे गार्ड सेल, राजमा नहीं है, इनको बोलते हैं बच्चों गार्ड सेल्स। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स। समझ गए? और जो ये बीच में ये जो पोर दिख रहा है बच्चों, यही है क्या? स्टोमेटल ओपनिंग या फिर स्टोमेटा। इसी के थ्रू क्या होता है बच्चों? गैसियस एक्सचेंज। CO2 अंदर जाती है इसके थ्रू। समझ गए? और स्टोमेटा किससे सराउंडेड है बच्चों? गार्ड सेल से सराउंडेड है। गॉट इट? अब देखते हैं कि वाटर जो है बच्चों, वाटर जो है वो कैसे पहुंचता है लीव्स तक। सो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ वाटर इज ट्रांसपोर्टेड। वाटर कहाँ तक ट्रांसपोर्ट करना है बच्चों? वाटर हमें करना है कहाँ तक ट्रांसपोर्ट? लीव्स तक। ये स्टेम रही बच्चों, ठीक है, और ये हमारा कैनोपी हो गया जिसमें कि लीव्स हैं, है ना बच्चों। और यहाँ पे ये बहुत सारी रूट्स हैं। अब वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है? वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है बच्चों? रूट से एब्जॉर्ब हो रहा है। और पहुँचना कहाँ तक है? लीव्स तक पहुँचना है। तो ऐसा कोई मोटर होना चाहिए भैया जो पानी को पहुँचा पाए टंकी तक, और टंकी से हम यूज कर पाए। तो वो मोटर जो है बच्चों, वो स्टेम्स में ब्रांचेस से होते हुए कहाँ तक पहुँचता है? लीव्स तक। तो वाटर और जो मिनरल्स हैं वो जिस मोटर के थ्रू लीव्स तक पहुँचते हैं उसका नाम क्या है बच्चों? उनको क्या कहते हैं हम? वेसल्स कहते हैं। तो इन्हीं वेसल्स के थ्रू बच्चों क्या करते हैं, जो पाइप की तरह रन करती हैं पूरे में, इन्हीं वेसल्स के थ्रू क्या करते हैं, हम पानी को पहुंचा देते हैं लीव्स में। समझ गए? समझ गए? तो एक स्टेटमेंट लिखिए, वाटर इज ट्रांसपोर्टेड
water is transported to the leaves by the vessels which run like pipes, by the vessels which run like pipes throughout the root to stem, throughout the root to stem, to branches, and ultimately to leaves, ultimately to leaves. अब यहाँ से पानी आगे यूज हो जाएगा किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। अब बच्चों एक चीज और जरूरी है। क्या जरूरी है? हमने क्या क्या देखा? फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या जरूरी है? H2O जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, मिनरल्स जरूरी हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन प्लांट्स को सनलाइट चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो भाई, प्लांट्स को सनलाइट चाहिए कि नहीं चाहिए? हम लोग को चाहिए कि नहीं विटामिन डी को सिंथेसाइज करने के लिए? तो वैसे ही प्लांट्स को भी सनलाइट चाहिए। किसके लिए? विटामिन डी के लिए? नहीं भाई, विटामिन डी के लिए तो नहीं चाहिए। किसके लिए चाहिए? फोटो सिंथेसिस। समझ गए? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस क्या है बच्चों? फोटोसिंथेसिस ही तो है जिससे खाना बन रहा है। फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। बच्चों फोटोसिंथेसिस से हमको क्या समझ में आ रहा है? ये दो वर्ड से बना है। फोटो दैट इज रिलेटेड टू लाइट एंड सिंथेसिस इज टू सिंथेसाइज और टू प्रिपेयर। तो जो प्रोसेस फूड को प्रिपेयर कर रही है किसकी मदद से? फूड को सिंथेसाइज कर रही है किसकी मदद से? सनलाइट की मदद से। फोटॉन्स होते हैं बच्चों सनलाइट में, आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे 11th-12th में। सनलाइट की मदद से। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। समझ गए बच्चों? अब ये सनलाइट तो है, हमारी तो स्किन एब्जॉर्ब करती है सनलाइट। प्लांट्स में तो स्किन है नहीं ऐसी, तो प्लांट्स में कौन एब्जॉर्ब करेगा बच्चों? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हाउ सनलाइट इज कैप्चर्ड। क्या है? हाउ सनलाइट इज कैप्चर्ड। तो बच्चों इसके लिए ना एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। किसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट है? तो कहाँ पे होगा? जहाँ पे ग्रीन जगह है, यानी कि लीव्स में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। कॉल्ड क्लोरोफिल। इसी पिगमेंट के मदद से क्या होता है? सनलाइट एब्जॉर्ब होती है। समझ गए बच्चों? समझ गए? तो अब हम लिखते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। इससे जो हमें एक कंक्लूजन मिलता है, लिखिए, सिंस द सिंथेसिस since the synthesis of food occurs in the presence of H2O, CO2, minerals and
sunlight, it is called, hence it is called photosynthesis. फोटोसिन करके छोड़ दिए नहीं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ऐसे याद करके रखना। वो जैसे फोटो तुम्हारी सीन करके छोड़ देती है, तो उसी से याद रखना कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। और उस पर तुम थेसिस झाड़ते रहते हो। सुधर जाओ। ठीक है बच्चों, और इसमें नेसेसरी एलिमेंट्स और क्या क्या है बताइए। एक तो क्या हो गया, सनलाइट हो गया। एक क्या हो गया, क्लोरोफिल हो गया। फर्स्ट इज क्लोरोफिल, सेकंड इज सनलाइट, थर्ड इज H2O, दैट इज वाटर। एक मिनट कैमरे में देख लूं, दिख रहा है आप लोग को कि नहीं। ओ माय गॉड, चलो ठीक है, ब्लर था थोड़ा, आप लोग अब देख लीजिएगा। वाटर, फोर्थ इज CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। समझ गए। तो बच्चों फूड हमें मिल रहा है कहाँ से, प्लांट से। कैसे, आइदर वी आर कंज्यूमिंग द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स लाइक फ्रूट्स, रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स की भी सब्जियां बनती हैं। समझ गए। और वी आर इनडायरेक्टली कंज्यूमिंग द प्लांट प्रोडक्ट लाइक, हम क्या खा रहे हैं, अगर नॉनवेज खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, तो बच्चों ये तो प्लांट प्रोडक्ट ही खा रहा है। चिकन प्लांट्स के सीड्स खा रहा है, दाने खा रहा है। मटन क्या खा रहा है, बकरी क्या खा रही है, घास खा रही है। तो ये तो डायरेक्टली प्लांट को कंज्यूम कर रहे हैं और हम इनसे इनडायरेक्टली। ठीक है, और प्लांट का सोर्स क्या है एनर्जी का, प्लांट का सोर्स क्या है एनर्जी का, सनलाइट। तो क्या हम कह सकते हैं कि दैट सन इज द अल्टीमेट source of energy for all the living beings. For all living beings। समझ गए बच्चों, समझ गए तो आगे बढ़े। तो बच्चों अब बात आती है कि ग्रीन पिगमेंट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। ग्रीन पिगमेंट, दैट इज क्लोरोफिल, इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो क्या ये सिर्फ लीव्स में होता है, क्या ये सिर्फ लीव्स, आपने देखे होंगे पेड़ पौधे, तो क्या सिर्फ लीव्स ग्रीन होती हैं, नहीं बच्चों। और कहाँ कहाँ पे होता है, कुछ की स्टेम्स भी ग्रीन होती हैं, है ना, कुछ की ब्रांचेस भी ग्रीन होती हैं। जैसे बनाना है, उसमें तो पूरा लीव्स ही है, तो बच्चों नीचे से उसकी स्टेम भी ग्रीन है ना। कैक्टस है, उसकी भी स्टेम ग्रीन है, सॉरी बच्चों स्टेम ग्रीन है। समझ गए। और ब्रांचेस होता है कि नहीं होता है। तो बच्चों यहां पर भी फोटोसिंथेसिस होगा, यहां पर भी क्या होगा, फोटोसिंथेसिस।
समझ गए? यहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस होगा, लेकिन जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, वो पैसे वाला रेट नहीं, स्पीड वाला रेट, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस is always higher in leaves। समझ गए बच्चों? हम बात करते हैं कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स की। तो सबसे पहले आ जाता है डेजर्ट प्लांट्स, है ना, डेजर्ट प्लांट्स। समझ गए? इनमें क्या होता है बच्चों, स्केल्स प्रेजेंट होती हैं लीव्स पे, या फिर लीफ जो होती हैं वो कैसी होती हैं, स्पाइन लाइक होती हैं। समझ गए? ऐसी छोटी सी, ऐसी, है ना। क्यों होती हैं ऐसी लीव्स? क्यों होती हैं ऐसी लीव्स? टू रिड्यूस व्हाट? अगर लीफ का सरफेस एरिया कम हो रहा है तो क्या रिड्यूस हो जाएगा? अब एक चीज बताओ, पहले लीफ का सरफेस एरिया था इतना, ठीक है, उसके बाद हो गया इतना, तो क्या रिड्यूस हो जाएगा? टू रिड्यूस लॉस ऑफ, लिखो कमेंट सेक्शन में जल्दी, टू रिड्यूस लॉस ऑफ, जल्दी जल्दी लिखो लिखो, किस किस को आता है? लॉस ऑफ वाटर दैट इज H2O, डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। समझ गए बच्चों? अब डेजर्ट में पानी की वैसे ही कमी है, और अगर लीफ का सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा, लीफ का सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा तो पानी ज़्यादा लॉस होगा। सरफेस एरिया कम है तो कम सरफेस एरिया से कम पानी निकल पाएगा, इसलिए और सरफेस एरिया को कम कर दिया जाता है। देख रहे हैं नेचर का करिश्मा? देखिए बच्चों, करिश्मा को मत देखिए, नेचर का करिश्मा देखिए। तो लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो वाटर लॉस होता है उसको रोक दिया जाता है या कम कर दिया जाता है। रोका तो नहीं जा सकता है, कम कर दिया जा सकता है। और वो किसके थ्रू कम किया जा सकता है? स्केल्स प्रेजेंट कर दो, अगर लीफ ब्रॉड है उनके ऊपर स्केल्स कर दो। समझ गए बच्चों? तो वाटर लॉस कम हो जाएगा। और अगर स्केल नहीं है तो ऐसी लीफ की जगह, ऐसी लीफ की जगह क्या कर दो, डेजर्ट में ये नहीं मिलेगी, लीफ पतली सी कर दो। समझ गए? समझ गए? इससे ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो वाटर लॉस होता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। गॉट इट? अगला है जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, जैसे कि कैक्टस। बच्चों कैक्टस का एग्जाम्पल देखिए। कैक्टस के एग्जाम्पल में क्या होता है, इसकी स्टेम ग्रीन होती है, जिससे कि ये ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर पाता है। तो लीव्स तो कैसे ही होते हैं, आपने देखा होगा, कांटे होते हैं, लीव मॉडिफाई हो जाते हैं उसमें। समझ रहे हैं? फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू द प्लांट्स विद नॉट ग्रीन स्टेम। समझ गए? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है यूजफुल ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा, दिमाग अगर लगाओगे कि क्या क्या यूज है, क्यों हमारे लिए जरूरी है फोटोसिंथेसिस। तो अब हम उन्हीं पॉइंट्स को लिख लेते हैं। यूजफुलनेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये हमारा टॉपिक है। तो पहला पॉइंट्स लिखिए, इसमें पहला पॉइंट लिखिए,
सोर्सिंग फूड सप्लाई, हाँ कि ना बच्चों? डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी प्लांट्स पर निर्भर करते हैं खाने के लिए, और प्लांट सनलाइट पे, है ना? सोर्सिंग फूड सप्लाई, सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। समझ गए? उसके बाद बच्चों ऑक्सीजन मिलता है फोटोसिंथेसिस से। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम सब मारे जाएंगे, सर्वाइवल ही नहीं हो पाएगा हमारा, बाकी जानवरों का। ड्यूरिंग द प्रोसेस समझ गए? अब क्या होता है बच्चों, इसका इक्वेशन देख लेते हैं। इसका इक्वेशन देख लेते हैं। तो CO2 प्लस H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives carbohydrate प्लस ऑक्सीजन गैस। ये तो बच्चों रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में, और ये क्या होता है? एज फूड यूज्ड बाय किसके थ्रू? प्लांट्स के थ्रू। समझ गए? समझ गए बच्चों? तो ये तो है हमारी यूजफुलनेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।